नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। पिछले 24 घंटे मेरे लिए बड़ी खुशी भरे रहे। मेरे कई संघ और भाजपा से जुड़े लोगों ने मुझे एक मैसेज भेजा। मैसेज आप देख रहे हैं, उसमें लिखा था कि किस भारत के प्रधानमंत्री का दुनिया के बड़े देशों का सबसे शिखर सम्मान मिला। कितने देशों? इंदिरा गांधी को 2, मनमोहन सिंह को 2, राजीव गांधी को कुछ नहीं मिला, नेहरू जी को 2 और हमारे विश्व गुरु मोदी जी को 21 बार मिला। 21 राष्ट्र देशों ने, अलग-अलग देशों ने मोदी जी का सम्मान किया। अब मैं चौंका, मुझे लगा इसमें अमेरिका होगा, फ्रांस होगा, न्यूज़ीलैंड होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। फिर मुझे याद आया एक राष्ट्राध्यक्ष ऐसे थे जिन्होंने मोदी जी के पैर छुए थे। भक्त लोग कहने लगे कि आज तक हमारे प्रधानमंत्री के किसी ने पैर नहीं छुए, ये देखो इतना सम्मान है। मुझे उस नाम का सर्च करना पड़ा आधे घंटे कि इस नाम का कोई देश भी है। आप लोगों को याद आ गया होगा कि वो नाम भी आप में से 99% लोगों ने पहली बार ही सुना होगा कि इस तरह का भी देश है। अभय दुबे जी से पूछा मैंने कि इस तरह की प्रचारित किया बातें क्यों की जाती हैं? क्या इसलिए कि अमेरिका ने ऐतिहासिक बेइज्जती कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं ट्रम्प तो। ट्रम्प तो पिल ही गए हैं चचा ट्रम्प की मोदी जी ने इस बार नारा नहीं लगाया, अब की बार ट्रम्प सरकार तो मैं सबक सिखा के रहूँगा। तो मैंने कहा कि 21 देशों का जो राष्ट्रों का सबसे बड़ा सम्मान किया हो, ट्रम्प चचा ने इतनी बेइज्जती करी, हथकड़ी बेड़ी लगा के भेजा। मैंने अवैध दुबे जी से पूछा कि इस का मतलब क्या है? वो बड़ी मज़ेदार और बड़े तार्किक वे में अभय दुबे जी ने समझाया है आज के इस वीडियो में। दूसरी बात मैंने पूछी, योगी जी ने कहा है कि मुझे भगवा पहनना अच्छा लगता है, एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। मुझे भी योगी जी भगवा में अच्छे लगते हैं, योगी जी जीन्स शर्ट में तो मुझे अच्छे लगेंगे नहीं। एक सबसे प्रसिद्ध मठ है, सबसे सम्मानीय मठ है, उसके वो पीठाधीश्वर हैं, मठ के स्वामी हैं, सब लोग सम्मान करते हैं उस मठ का। तो ऐसे मठ का स्वामी तो भगवा में अच्छा लगेगा, लेकिन सब लोग जब पहनेंगे, फिर मुझे लगा कि सब लोगों में भी कभी भी तो जो गेरुए वस्त्र पहने होते हैं, उसमें से भी बहुत पहले क्या होता था, कुछ साल पहले जहाँ भगवा कपड़े जहाँ देखते समय मेरे भी हाथ जुड़ जाते थे। मुझे लगता था भगवा पहना हुआ व्यक्ति सन्यासी है, संत है। फिर एक नई पौध निकल के आई जिसमें आशाराम, नित्यानंद, चिन्मयानंद और रामभद्राचार्य जो हमेशा हिंसा और दूसरे की नफ़रत बोलते रहते हैं, राम रहीम। ऐसे लंबी लिस्ट निकल के आई, ये भी भगवा पहनने वाले इसमें से अधिकांश। तो मैंने माथा ठोका। मैंने कहा भगवा का, फिर वो भी कुंभ में कैलाशानंद तो हीरोइनों को घुमा रहे हैं, जो अंबानी को डुबकी लगा रहे हैं, ज़मीनों के कब्जे और महिला के संग पता नहीं क्या-क्या गुलछरों के किस्से, होली खेलते हुए किस्से। मैं कहा अब ये भगवा वाले कहाँ से श्रेणी में आएँगे? फिर मैंने अभय जी से पूछा कि सब भगवा पहनेंगे, तो पूर्वांचल का एक विधायक था, उसने छोटी सी बच्ची से बलात्कार किया था। अदालत से सज़ा हो गई थी, है तो भाजपा का, तो क्या वो भी भगवा पहनेगा? वो कुलदीप सेंगर भाजपा के विधायक उम्र कैद काट रहे हैं एक लड़की से बलात्कार में, क्या वो भी भगवा पहनेंगे? मैं तो बड़ा परेशान हो गया कि मेरे पास तो इस तरह की बड़ी अच्छी-अच्छी शर्टें हैं। अधिकांश काली शर्टें, काला रंग मुझे अच्छा लगता है, बाकी बहुत डिज़ाइनर शर्टें हैं। सब भगवा पहनेंगे तो कैसे लगेंगे? और फिर क्या यूपी के ब्यूरोक्रेट और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम विधायक सब भगवा पहनेंगे? योगी जी ने कहा ना कि एक दिन सब भगवा पहनेंगे। तो इसका विश्लेषण किया हमने। हमने जानना चाहा कि इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं, कि मांसाहार बुरा है, शराब बुरी है। बहुत ही अलग स्टाइल की आज की बातचीत है, पूरी बात सुनेंगे तो मैं सब बता दूँगा, पर आप सुनेंगे क्या? आप चैनल को पहले जॉइन करिए, सब्सक्राइब करिए और आज की बातचीत ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आज की बातचीत भक्तों के सीधे दिल पे चोट करेगी। तो अगर आप भक्त हैं तो मत सुनिए, आप मुझे गाली देंगे, वैसे भी देते हैं, लेकिन आज के वीडियो को सुन के कुछ ज़्यादा गाली देंगे। हालाँकि मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन आपका थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। मैं तो ऐसे ही हूँ, मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलते हैं अभय दुबे जी के पास, चैनल को जॉइन ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप मुझे पसंद करते हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सुनते हैं अभय दुबे जी की बातचीत। 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। सोशल मीडिया पे एक मैसेज वायरल हो रहा है। कुछ संघ के और कुछ भाजपा के नेताओं ने मुझे भेजा है। ये मैं उसको दिखा रहा हूँ और अभी मैं अपने स्क्रीन पे इसको लगवाऊँगा अभी। उसमें लिखा है कि हाईएस्ट स्टेट ऑनर, दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑनर जो मिला किस प्राइम मिनिस्टर को मिला? उसमें लिखा हुआ है कि मनमोहन सिंह को 2 बार, इंदिरा गांधी को 2 बार, जवाहरलाल नेहरू को 2 बार, राजीव गांधी को कभी नहीं मिला, लेकिन हमारे मोदी जी को 21 बार मिला। यानी दुनिया में सम्मान का डंका बजा दिया है उसने। दुनिया में प्रधानमंत्री जी को इतना सम्मान मिला है कि किसी और को नहीं मिला। तो मुझे अलग-अलग जो संघ बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं देखो ये होता है। इंदिरा गांधी को सिर्फ 2 बार दुनिया के अलग-अलग देशों ने इतना ऊँचा सम्मान दिया, लेकिन मोदी जी को 21 देशों ने सम्मान दिया है। हुँ, हुँ। पूरे विश्व गुरु हमारे डंका बजा रहे हैं।
तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या लग रहा है आपको कि किस देशों ने जो सम्मान दिया है उसके वजह से मोदी जी का पूरा विश्व गुरु का डंका बज गया है? चारों तरफ हमारी ख्याति हो रही है, हर तरफ हमारा स्वागत हो रहा है। लोग कह रहे हैं भारत इतनी बड़ी ताकत है कि 21 देश सम्मान कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आपको लगता है कि ये वो 21 देश हैं जो बहुत चर्चित होंगे या कुछ ऐसे ही होंगे, आपका नाम ही नहीं सुना होगा आपने, कौन-सा है? खेल क्या है इस मैसेज का? देखिए, मुझे नहीं पता ये कौन से 21 देश हैं और क्यों ये प्रचार किया जा रहा है। अगर इस प्रचार में कोई दम होती तो ये बात अब मेरे ख्याल से अखबारों में आ गई होती। मैं अखबारों को अभी भी गंभीर पत्रकारिता का एक मुकाम मानता हूं। अंग्रेजी के अखबारों में आ गई होती, हिंदी के अखबारों में आ गई होती। भाई, हमारे प्रधानमंत्री को अगर दूसरे देश 21 बार सम्मानित कर रहे हैं तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ये तथ्य अखबारों ने अभी तक छुपा क्यों रखा है? और ये तथ्य अभी तक सरकारी टीवी पे भी नहीं आया कि 21 देश ये। सम्मानित कर हाँ, रहे हैं। हाँ, ये तथ्य अभी उस पर भी नहीं आया। ये तथ्य अभी जो गोदी मीडिया के तमाम एंकर हैं, आपके परम मित्र सुधीर चौधरी और दूसरे इस तरह के लोग जो हैं, वो हैं, उन्होंने भी आज तक ये बात नहीं कही। तो इसमें है तो कुछ ना कुछ लोचा है इसके अंदर, और वो लोचा क्या है मैं नहीं जानता। हो सकता है ये देश बहुत महत्वपूर्ण देश ना हो, बहुत मामूली किस्म के देश हों, ऐसे देश हों जिनकी कोई गिनती ना हो, जिनको दुनिया के नक्शे में कहीं ढूंढना पड़े, जिनके हम नाम भी नहीं जानते हो। मुझे नहीं पता, मुझे आपने पहली बार ये मुझे जानकारी दी है, मुझे नहीं पता। अब मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा कि वो देश कौन से क्या है, मैं भी पता लगाऊंगा कि भाई मोदी जी को किन 21 देशों ने सम्मानित किया। जी देखिए, अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री सम्मानित होता है तो हमारे लिए भी सम्मान की बात है। ठीक ये बात, 4 बिल्कुल। पीएम के लिए भी सम्मान की बात है, ये संजय शर्मा के लिए भी सम्मान की बात है। आखिरकार ऐसा क्यों है कि जब मोदी जी को कहीं सम्मान मिलता है तो हम अपने आप को सम्मानित नहीं महसूस कर पाते? हमारी कमी हो सकती है, मैं मानता हूं हमारी कमी हो सकती है कि हम बहुत ज्यादा, हमें आलोचना करने का शौक है, हम बहुत मोदी जी की टांग खींचते हैं, हमें उनकी सरकार और उनके शासन में बहुत खामियां निकालते हैं। हम बार बार यही याद दिलाते रहते हैं, देखिए देखिए 2024 में आपका बहुमत चला गया, आप पूर्ण बहुमत की सरकार थे लेकिन अब आप गठजोड़ सरकार चला रहे हैं। ये हमारी खामियां हो सकती हैं। लेकिन मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं इस बहाने। वो सवाल ये है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, कौन कौन से देशों के नेता डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका गए? मुझे जहां तक याद पड़ता है कि केवल 3 सर्वोच्च नेता डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका गए। एक का नाम है जेलेंस्की, दूसरे का नाम है नेतन्याहू और तीसरे का नाम है नरेंद्र मोदी। नेतन्याहू इजराइल के नेता हैं। इजराइल का पूरा अस्तित्व अमेरिका की कृपा पर निर्भर है। जिस दिन अमेरिका अपना हाथ खींच लेगा उसी दिन अरब देश इजराइल को खत्म कर देंगे, तकरीबन खत्म हो जाएगा, दुनिया से वजूद उठ जाएगा उसका। उन्हीं की हर चीज उन्हीं अमेरिका की वजह से टिकी हुई है। और अमेरिका के और नेतन्याहू के संबंध ऐसे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के, अगर अगर इस तरह से कोई बॉस अपने सबॉर्डिनेट को बुलाता है, उस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठकर उनको बुलाते हैं और वो तेल अवीव से, इजराइल की राजधानी से दौड़े हुए जाते हैं व्हाइट हाउस में हाजिरी बजाने के लिए। ये है उसका संबंध। दूसरे हैं जेलेंस्की। हम जानते हैं कि जेलेंस्की जब अमेरिका गए तो ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति वांस ने उनके साथ क्या सलूक किया, किस कदर उनको डांटा फटकारा गया, उनको अपमानित किया गया। वो अपना प्रोटेस्ट दर्ज करते रहे लेकिन बहुत बुरी तरह उनको अपमानित किया गया। वो खाना खा के आ रहे थे, डेजर्ट खाने की बारी थी, डेजर्ट नहीं खा पाए बेचारे, मिठाई नहीं खा पाए और डांट खानी पड़ी। पलट के जवाब तीसरे, दिया उन्होंने भी हाँ, जवाब दिया लेकिन आप देखिए उसमें एग्रेसर कौन था, मतलब आक्रामक मुद्रा किसकी थी? डांट, वो बचाव कर रहे थे, डांट तो उन्हीं को पड़ रही थी उनको। और उसके बाद जैसे ही वो वहां से गए, डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी सारी मदद बंद कर दी और उनको जेलेंस्की कहना पड़ा कि हम भाई खनिज समझौते पर भी दस्तखत करने को तैयार हैं, सब कुछ, क्योंकि अगर अमेरिका मदद बंद कर देगा तो वो पुतिन से क्या लड़ पाएंगे। तीसरे नेता है नरेंद्र मोदी। नेतन्याहू को तो बुलाया था उन्होंने, जेलेंस्की को बुलाया भी था और जेलेंस्की जाना भी चाहते थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं पुतिन के साथ न चले जाए। उससे पहले उन्होंने कह दिया था कि जेलेंस्की जो है वो डिक्टेटर हैं, वो चुनाव नहीं करवा रहे हैं, वो युद्ध नहीं रुकवाना चाहते, वो ऐसा युद्ध लड़ रहे हैं जो कभी वो जीत नहीं सकते।
ये सब बातें कही थी तो ज़ेलेंस्की घबराए हुए थे। नरेंद्र मोदी क्यों गए? न तो नरेंद्र मोदी को उन्होंने निमंत्रित किया था, न ही भारत अमेरिका के ऊपर इस तरह से निर्भर है जिस तरीके से इजराइल और यूक्रेन निर्भर हैं। क्यों गए वहां पर नरेंद्र मोदी वहां? ये एक सवाल है। इस सवाल को अभी तक मीडिया में नहीं पूछा गया है। हम लोग इस बहाने है कि उनको 21 देशों ने सम्मानित किया, हम पूछना चाहते हैं कि किस देशों द्वारा सम्मानित प्रधानमंत्री जो कि अति सम्मानित है, मतलब ऐसे व्यक्ति को अति सम्मानित ही कहा जाएगा, हद से ज्यादा सम्मानित है, ऐसा व्यक्ति अमेरिका क्यों गया? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे पहले इनके विदेश मंत्री वहां पे इनके लिए निमंत्रण प्राप्त करने के लिए गए थे लेकिन नहीं मिला। मैं उस बात को छोड़ता हूं, मैं उसका चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसका कोई ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि वो हमें नहीं पता। दूसरे इससे एक बात लेकिन बिल्कुल प्रमाणित है कि जब इनको निमंत्रण नहीं मिला और निमंत्रण मिला भारत के विदेश मंत्री को, जयशंकर को निमंत्रण मिला, तो जयशंकर को मोदी जी ने एक खत लिख के दिया, एक चिट्ठी लिख के दी। ये तो रिकॉर्ड पे है ना, रिकॉर्ड पे है, ये तो प्रमाणित है, चिट्ठी लिख के दी। वो चिट्ठी डोनाल्ड ट्रंप के नाम थी। राष्ट्रपति जो है अमेरिका के विदेश मंत्री की चिट्ठी तो ना लिखेगा, भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका के विदेश मंत्री की चिट्ठी तो ना, वो डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिख के देगा। लेकिन चिट्ठी किसको दी गई? चिट्ठी डोनाल्ड ट्रंप ने रिसीव नहीं की, चिट्ठी अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो ने रिसीव की, उपराष्ट्रपति ने भी चिट्ठी रिसीव नहीं की। फिर जब हमारे प्रधानमंत्री, अति सम्मानित प्रधानमंत्री वहां पर गए तो प्रधानमंत्री की अगवानी किसने की? डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री की अगवानी नहीं की। हालांकि वो उनको अपना गुरु, अपना दोस्त कहते हैं, ये उनको अपना दोस्त कहते हैं। पिछली बार उन्होंने उनके साथ चुनाव प्रचार भी किया था, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी लगाया था उनके हाथ में हाथ डाल के, लेकिन उनको वो भी नहीं किया। और बाद में ट्रंप ने फॉक्स स्टार के ऊपर ये कहा, मीडिया में ये कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहा कि आप बहुत ज्यादा जितना लगाते हैं टैरिफ, उतना ही टैरिफ हम भी लगाएंगे। उन्होंने कहा नहीं ये ठीक बात नहीं है, तो मैंने कहा नहीं ये ठीक बात है, हम टैरिफ लगाएंगे। और पता नहीं दोनों के बीच में क्या क्या बातें हुई हो। क्या वो माहौल पूरा ज़ेलेंस्की से ऐसी बातचीत का था, ये नेतन्याहू से हुई बातचीत का था, मुझे नहीं पता। आज पूरे भारत में इस बात को लेकर चर्चा है कि भारत ने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए हैं। इसीलिए भारत के वाणिज्य सचिव को पार्लियामेंट्री पैनल के सामने खड़े होकर सफाई देनी पड़ती है। उन्होंने पार्लियामेंट्री पैनल के सामने खड़े होकर सफाई दी है कि हमने अमेरिका से सितंबर तक का टाइम मांगा है। आप सोचिए, सितंबर तक, अभी फरवरी मार्च चल रहा है, यानी अप्रैल मई जून अगस्त सितंबर, यानी 5 महीने का टाइम इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मांगा है। भारत ने 5 महीने का टाइम मांगा है कि इस बीच में हम लोग 5 चाहते हैं कि 5 महीने तक बातचीत होती रहे। अभी पीयूष गोयल गए थे वहां पर, 3 तारीख से 6 तारीख तक वहां पर अमेरिका में रहे। जो द्विपक्षीय वाणिज्य संधि होनी है, जो बायलैटरल ट्रेड ट्रीटी होनी है, उसकी शर्तों के बारे में चर्चा करने के लिए गए थे। उसी के बाद में वाणिज्य सचिव का यह बयान आया कि हमने अमेरिका से 5 सितंबर तक की मोहलत मांगी है कि सितंबर तक आप कोई टैरिफ न लगाएं। ट्रंप ऐलान कर चुके हैं कि 2 अप्रैल को वो टैरिफ लगा देंगे। 1 अप्रैल को लगाना, ये भी कहा 1 अप्रैल को लगाना चाहता था। 1 अप्रैल मूर्ख दिवस है, फूल्स डे है, उस दिन नहीं लगाएंगे टैरिफ, इसलिए हम 2 अप्रैल को टैरिफ लगाएंगे। तो ये स्थिति है। अगर अमेरिका इनको बुला के सम्मानित करता, ब्रिटेन इनको बुला के सम्मानित करता, फ्रांस इनको बुला के सम्मानित करता, जर्मनी इनको बुला के सम्मानित करता, इस तरह के देश इन्हें बुला के सम्मानित करते, तो बात हम लोगों के सामने साफ आती। आज हम लोग उन देशों को ढूंढ नहीं रहे होते जिन्होंने इनको सम्मानित किया है। इसलिए आज से हम लोग इन्हें अति सम्मानित प्रधानमंत्री कहकर बुलाएंगे। ये भी सही है, हम लोग कहना चाहिए भाई अति सम्मानित प्रधानमंत्री। भाई 21 देशों का सम्मान कोई कमाल है, कुछ तो हमें ध्यान रखना चाहिए इसका। ये अति सम्मानित प्रधानमंत्री है। और इतने अति सम्मानित प्रधानमंत्री जी जैसे अमेरिका से लौटे, उतने ही सम्मान पूर्वक उन्होंने भारतीय वापस कर दिया, हथकड़ी और बेड़ी में डाल के।
जी। उन्हें याद नहीं आया कि इतने प्रधान, ये वो देश है जिसके प्रधानमंत्री 21 देशों से सम्मानित। नहीं, वहां से लौटने के बाद ही फॉक्स स्टार पे एलन मस्क के साथ बैठे हुए उन्होंने ये बयान दिया था ट्रंप ने। उनके लौटने के बाद ट्रंप ने दिया। उसके बाद दोबारा उसने दोबारा कहा कि हम 1-2 अप्रैल को लगाएंगे इनके ऊपर टैरिफ। आप सोचिए, जब पीयूष गोयल वहां पे चले आए, यानी पीयूष गोयल वहां यही तो कहने गए होंगे कि भाई सितंबर तक जरा आप धैर्य रखिए, सितंबर तक टैरिफ मत लगाइए, सितंबर तक पूरी बातचीत हो जाएगी हम लोगों की, किस चीज पे टैरिफ लगाना है, किस पे नहीं लगाना है, किस पे हम घटाएंगे टैरिफ, किस पे आप घटाएंगे, या किस पे झगड़ा होता रहेगा हमारा, सब चीजों पे समझौता नहीं हो सकता। मतलब पूरी सेटिंग सितंबर तक हो पाएगी, ये कहने के लिए गए थे वहां पे। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, मुझे इसमें एक और, हम तो 2 अप्रैल को लगा देंगे टैरिफ। हाँ, आपको जो करना है करिए, हम तो 2 अप्रैल को लगा हम देंगे। 2 अप्रैल को लगा देंगे। अच्छा, मजे की बात है, मुझे एक देश तो याद आ गया। एक देश में जब पहुंचे तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने इनके पैर छुए थे। वो इतना छा गया था, देखो प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए कि जिसका दूसरा देश का प्रमुख पैर छू रहा हो। उस देश का नाम मुझे अभी, खैर अभी तक तो दर्शक क्षमा करें, इतना ज्ञान नहीं है मेरे में, मैं भूल गया। उस दिन भी जब देश का नाम आया तो मैंने बैठ के सर्च किया कि इस नाम का भी कोई देश है। तो मैंने नहीं, शायद जितने लोग थे सबने सर्च किया इस नाम का भी कोई देश है। तो पता लगा कि हाँ, इस नाम का भी कोई देश है। 150 से ज्यादा मुल्क हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो बड़े मुल्क हैं, इतने नामी गिरामी की जगह ऐसे मुल्क होंगे। लेकिन सोशल मीडिया में बहुत चल रहा था ये, मुझे 7-8 लोगों ने भेजा। जहां न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है, जिस इलाके में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है, वहां पे एक इलाका है, इसको माइक्रोनेशिया बोलते हैं। वो 100 द्वीपों का इलाका है, इसलिए माइक्रोनेशिया बोलते हैं उसको, है। तो वहां पे सब द्वीपों में छोटी छोटी अलग अलग सरकारें हैं और अलग अलग कबीले रहते हैं वहां पर। उसमें भी कई देश हैं इस तरह के, छोटा सा टापू और एक देश। हाँ। हाँ, तो ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जो सम्मान, बड़ा बड़ा टिकड़ों में सम्मान ले लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री तो ऐसे नहीं होंगे कि बहुत बहुत टिकड़ों में सम्मान लेंगे। लेकिन अभय जी, मैं एक और बड़ी परेशानी में आ गया हूँ। मैं आपसे उसमें राय चाहता हूँ, मदद चाहता हूँ। ये जो शर्ट पहन के बैठा हूँ, ये मेरी बड़ी प्रिय शर्ट है। मेरे पास में काली शर्टें बहुत है, मुझे काला रंग बहुत पसंद है। तो मैं वार्डरोब खोलता हूँ तो उनमें कम से कम आधे से ज्यादा काली शर्टें निकलती हैं। ऐसी मेरे पास में, और मैंने अभी और शर्टें सिलवाई हैं कि गर्मी का सीजन आया, ऐसी शर्टें सिलवा लूं मैं। लेकिन एक बड़ी समस्या है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक चैनल में बयान दिया है कि मुझे भगवा रंग बड़ा पसंद है। अच्छी बात है, हमें भी पसंद है। हम तो भगवा रंग देख के मन करता है कि आदमी के हम हाथ जोड़ें। अब से कुछ साल पहले तक भगवा कोई भी जा रहा होता था, तब हाथ जोड़ लिया कर लेते थे। लेकिन जब से ये नई आशाराम, नित्यानंद, चिन्मयानंद, इस तरह की जो नई ग्राम रहीम जो वाली प्रजाति आई है, उसके बाद हाथ जोड़ते तो मैं देखता है कि यार सही आदमी है या नहीं है। कैलाश आनंद भी उसी प्रजाति के नए जीव हैं, जो आजकल अंबानी को डुबकी लगा रहे हैं और कई महिलाओं को हवाई हेलीकॉप्टर में घुमा रहे हैं। तो इस तरह की जब प्रजाति आई है तो गेरू उस पर हाथ जोड़ने में थोड़ा सोचते हैं कि यार ये कौन सा वाला गेरू है, ठग टाइप का गेरू है या सही वाला गेरू है। लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ जी के बारे में इस तरह की कोई बात हम नहीं कह सकते, क्योंकि बड़ी मर्यादा है। बड़े मठ के सम्मानित मठ के मठाधीश्वर हैं वो। उन्होंने कहा कि मुझे भगवा रंग पहनना पसंद है। बहुत अच्छी बात है, जिस मठ में आप बैठे हैं उसमें मठ पसंद भी होना चाहिए, पहनना भी चाहिए आपको। वो कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। अब मैं अपनी जो वार्डरोब में शर्टें हैं, मुझे लगा कि यार जब सब भगवा ही पहनना पड़ेगा मुझे और आपको दोनों को, फिर मैं इन शर्टों को क्या करूंगा। तो भी क्या ऐसा दिन कब आएगा कि पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को भगवा पहनना पड़ेगा। सब एक जैसे लगेंगे, नमूने टाइप के। फिर ये अलग से कैसे नजर आएंगे जी? नहीं, ये वो नौबत बाद में आएगी। वो नौबत तो बाद में आएगी, वो तो भविष्य की बात उन्होंने कही है। अभी तो वो जिस सरकार के मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी सरकार का ड्रेस कोड तय कर सकते हैं। हाँ, ये बात भी और प्रकारांतर से वही ड्रेस कोड भाजपा के विधायकों का भी तय हो सकता है, और उत्तर प्रदेश के जितने भी भाजपा के सांसद हैं उनका भी ड्रेस कोड तय हो सकता है, और उनके मंत्रिमंडल का ड्रेस कोड तो निश्चित रूप से तय हो सकता है। भाई, अगर भगवा सारी दुनिया पहनेगी तो उनके तमाम मंत्री भगवा क्यों नहीं पहनेंगे? उनके तमाम विधायक भगवा क्यों नहीं पहनेंगे? उनके तमाम सांसद, चाहे राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, वो क्यों नहीं भगवा पहनेंगे? जो विधान परिषद के सदस्य हैं भाजपा के, वो भी भगवा पहने। ये बात भी ठीक। सभी लोग भगवाधारी हों। अगर भगवा पहनना इतनी महत्वपूर्ण चीज है, अगर भगवा पहनना ही लोकतंत्र की जो क्वालिटी है उसकी नुमाइंदगी करती है, भगवा पहनना ही नुमाइंदगी करता है लोकतंत्र की गुणवत्ता का, क्वालिटी का, तो सब लोगों को भगवा पहनना चाहिए। दूसरे जो सरकारी स्कूल हैं उसमें बच्चों के लिए भगवा ड्रेस कोड बनाया सकता है, कम से कम उनकी शर्ट भगवा हो। सरकारी स्कूलों में सब जगह भगवा लोग पहनेंगे।
ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हाँ, ये आइडिया जाना चाहिए। दूसरे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी सोचना चाहिए कि उनका किसी भी सरसंघ चालक ने आज तक भगवा नहीं पहना है। हाँ, सफेद शर्ट और काली टोपी और वो भगवा ध्वज को प्रणाम जरूर करते हैं, भगवा ध्वज प्रणाम जरूर करते हैं, लेकिन न तो केशवराव बलिराम हेडगेवार भगवा पहनते थे, न माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर भगवा पहनते थे, न रज्जू भैया भगवा पहनते थे, न सुदर्शन भगवा पहनते थे, और न ही देवरस बाला साहब देवरस भगवा पहनते थे, और न ही मोहन भागवत भगवा पहनते हैं। भगवा टोपी भी नहीं लगाते, उनकी टोपी भी काली है। जो पैंट पहनते हैं वो खाकी है, ऊपर जो कमीज पहनते हैं वो सफेद है। भगवा कहाँ है? अच्छा, अब यहीं पे मैं चाहता हूं आपका ध्यान, क्योंकि आपने भगवा वाली बात कही है और ये बात उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में कही है। देखिए, कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का था, इसीलिए बार बार कह रहा हूं, संघ के लोगों को योगी जी की बात से आखिरकार संघ और योगी जी में कोई, संघ का हाथ योगी जी की पीठ पे है, और योगी जी अगर योगी संघ की ताकत नहीं होती, योगी जी अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना होते इस वक्त। अभी वो गोरखपीठ में बैठे हुए कर्मकांडों का नेतृत्व कर रहे होते, सरकार का नेतृत्व करने की बजाय। तो उन्हीं की वजह से है। तो संघ को चाहिए कि भाई, संघ के कार्यक्रम में ये कहा गया है, संघ इसके ऊपर सोच रहा होगा कि ये व्यक्ति उन्हीं के द्वारा प्रायोजित व्यक्ति है, प्रायोजित नेता है, जो ये कह रहा है कि सारी दुनिया भगवा पहनेगी। तो इरादा क्या है? भगवा का जो ओवरडोज देना चाहते हैं ये, वो ओवरडोज क्या संघ की जो रीति नीति है उसमें फिट बैठता है? जिस दिन से कांवड़ यात्रा में उन्होंने जो मालिकों के नाम लिखने के लिए, जो खाने पीने की दुकानों में मालिकों के नाम लिखने के लिए उन्होंने कहा था, उसके बाद से आज तक देख लीजिए, वो राजनीति में सांप्रदायिकता की बहुत ऊंची खुराक इंजेक्ट कर रहे हैं। इतना जबरदस्त ओवरडोज दे रहे हैं सांप्रदायिकता को, प्रतिदिन प्रतिक्षण लगातार प्रक्रिया चल रही है। मेरा तो मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात के बारे में सोच रहा होगा। संघ सांप्रदायिक राजनीति के लिए जाना जाता है, लेकिन सांप्रदायिकता की इतनी बड़ी ओवरडोज के लिए नहीं जाना जाता। संघ जो है, एक धीरे धीरे सांप्रदायिकता के छोटे छोटे खुराकें देता है, छोटी छोटी खुराक इंजेक्ट करता है संघ, क्योंकि वो जानता है कि बड़ी खुराक इंजेक्ट करने से के खिलाफ प्रतिक्रिया होती भी है। हाँ, और लोग उससे नाराज हो जाते हैं। हम लोगों ने उसका जिक्र भी किया था, कल आपसे बातचीत हुई थी, उसमें हम लोगों ने एक समय प्रमाण भी पेश किया था। और ये असंभव है कि अगर आप किसी समाज में सांप्रदायिकता की इतनी जबरदस्त खुराक अगर दें आप, तो वहां पर आपके समर्थक भी एक बार सोचने लगते हैं कि भाई इसकी क्या आवश्यकता थी, क्योंकि सब लोग चैन से रहना चाहते हैं। कोई ये नहीं चाहता उसका खून हमेशा खौलता रहे। जिस व्यक्ति का खून हमेशा खौलता रहेगा उसको दिल का दौरा पड़ जाएगा, वो बाईपास सर्जरी कराते हुए नजर आएगा अपनी। कोई समाज नहीं चाहता उसकी बाईपास सर्जरी हो जाए। योगी जी तो हिंदू समाज की बाईपास सर्जरी करवा देना चाहते हैं, उसको इस स्तर पर पहुंचा देना चाहते हैं कि उसकी बाईपास सर्जरी हो जाए। ये संघ इसको सोच रहा होगा, मेरा मानना ये है। बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरी बात, एक चीज और है कि जैसे मैंने कहा ना कि वर्गीकृत होता है। मान लीजिए सब गेरुए पहने होंगे तो ये आशाराम, नित्यानंद, चिन्मयानंद, कैलाशानंद, राम रहीम, फिर ये सब अलग कैसे नजर आएंगे? ये सिर पे कोई अपनी वो लगाएंगे बढ़िया सी टोपी वोपी, या कि भैया ये वाले, ये असली वाले भगवा वाले हैं, हम लोग तो केवल मजबूरी वाले पहना दिया, डांट डपट के भगवा नहीं पहनोगे तो बंद कर दिए जाओगे, हमारी यूनिफॉर्म है। उनके लिए कुछ अलग से ऐसा चिन्ह कर दिया जाएगा इन महान संतों के लिए जो मैंने नाम बताए आपके लिए। दूसरी बात एक और है, हाँ बोलिए। एक बात और है, एक विधायक है, पूर्वांचल से आते हैं, एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार किया, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, फिर सजा हो गई तो वो विधायक ही चली गई, लेकिन है तो भाजपा के ही, मूल तो भाजपा के ही है। एक उन्नाव के विधायक है सेंगर, तिहाड़ जेल में है, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, एक बच्ची से बलात्कार, है तो भाजपा के ही। तो ये लोग भी फिर क्या गेरू वस्त्र नहीं पहनेंगे, या ऐसे लोगों के लिए गेरू वस्त्र मना होगा? उत्तर प्रदेश में तो भाजपा का ड्रेस कोड गेरुआ ही होना चाहिए, भगवा ही होना चाहिए। अच्छा, एक और मजे की बात, आपको एक और आप उनकी तरफ से डिमांड कीजिए, मांग कीजिए। एक और बड़ी आपको मजेदार बात बताता हूँ, अपने दर्शकों को मजेदार बात बताता हूँ। मेरे ब्यूरोक्रेट से बड़े अच्छे दोस्त थे, मतलब मैं घमंड तो नहीं कर रहा, लेकिन शायद पत्रकारों में सबसे ज्यादा दोस्ती मेरी
ब्यूरोक्रेसी कि इस सरकार में भी योगी जी के नाक के बाल जो अफसर होंगे, उनमें वो भी मेरे मित्र होंगे, चुपचाप कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ बातें बताते रहते हैं। जब आईएएस वीक हुआ करता था, उसमें पूरे प्रदेश के सबके आईएएस इकट्ठे हुआ करते थे, 3 या 4 दिन का वीक होता था। उसमें सब लोग बैठते थे, डिस्कशन करते थे, आईएएस एसोसिएशन की मीटिंग होती थी, क्रिकेट का खेल होता था, एक दिन आईएएस का आपस में डिनर होते थे। तो उसका एक पूरी एसोसिएशन का, हर एसोसिएशन हर बड़ी संस्था की ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसी तरह वीक मनाते हैं। तो उस वीक में एक दिन जब डिनर होता था, उसमें ड्रिंक्स होते थे, नॉन वेज होते थे। अब जब मुख्यमंत्री जी बने थे, तो शुरुआत में मुख्यमंत्री जी अपना सचिव किसको बनाए? शर्त उसमें ये थी, जहां तक मेरी जानकारी में आया है, कि वो ही योगी जी का सचिव बनेगा जो नॉनवेज ना खाता हो और जो शराब ना पीता हो। अब यूपी में तो लाइन्स लगा के ऐसे अफसर ढूंढने पड़ते थे। नॉनवेज और शराब तो छोड़ दीजिए, बड़ी संख्या में तो चरित्रहीन अफसर थे, जिनके चारित्रिक पतन की कहानियां थी। तो ये तो वो छोटी सी चीज थी। बड़े दिन तक अवैधी पोस्टिंग ना हुई। जिसके बारे में मालूम कराएं, वो कहे, अरे सर वो तो पूरी आधी बोतल पी जाता है, वो तो पूरा मुर्गा खा जाता है। फिर ये हुआ कि भैया इसी में से एडजस्ट करो। अभी भी जो मुख्यमंत्री के दाएं बाएं हैं, जो अफसर हैं, वो आराम से बढ़िया शराब पीने वाले और बढ़िया लजीज नॉनवेज खाने वाले हैं। कहाँ से लाए अफसर? लेकिन हुआ क्या, सबसे मजेदार जो बात बता रहा था मैं आपको, कि आईएएस एसोसिएशन की बैठक जब हुई, उसमें डिनर रखा गया, तो ये हुआ कि भैया इसमें से शराब और नॉनवेज हटा दो। हालांकि कुछ नौजवान जो अफसर थे, उन्होंने विरोध किया कि ये तो बड़ी खराब बात है, तो भाई हमारी एसोसिएशन का हमारा डिनर है, हमारे डिनर में शराब अगर नॉनवेज है, शराब भी लीगल है, कानून दुकानें खोलती है शराब बिकने की, मांसाहार भी लीगल है, मांसाहार की दुकानें हैं, मांसाहार मांस बिकता है। लेकिन साहब जो बड़े वाले थे, जितना बड़ा अफसर कुर्सी का, उसको उतना डर। तो उस बैठक से पहले तो शराब हटी, नॉनवेज हटा। मैं एक अफसर से मजाक कर रहा था, मैंने कहा एक काम होगा, अगर तुम लोग इतना ही झुके, तो कुछ दिनों बाद तुम्हारी जो मीटिंग हुआ करेगी, उसमें गंगा जल और गौमूत्र की 2 बोतलें रखा होंगी। जो गंगा जल पिएगा वो थोड़ी छोटी पोस्ट पे रहेगा, जो गौमूत्र पिएगा वो बड़ी पोस्ट पे रहेगा। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की क्वालिटी भी होगी, गंगा जल और गौमूत्र दोनों पीने हैं। फिर उसमें एक किस्सा याद आया। मुलायम सिंह एक बार गए आईएएस अफसरों की बैठक थी ऐसी, किसी ने दबाव की बात की कि सरकार का नेताओं का दबाव होता है। तो मुलायम सिंह ने कहा कि अगर आप लोग मुझसे पोस्टिंग के लिए काम कराने आओगे, तो हम भी अपना काम कराएंगे, तो क्यों आते पोस्टिंग के लिए? तो बात तो मुझे योगी आदित्यनाथ की भी ठीक लगी, भैया अगर पोस्टिंग चाहिए तो शराब भी छोड़ो, नॉनवेज भी छोड़ो। तो जो आप ड्रेस कोड की बात कर रहे थे, कितना अच्छा हुआ कि यूपी का डीजीपी भी भगवा में सैल्यूट करेगा और चीफ सेक्रेटरी भी सैल्यूट करेगा। ऐसा भी एक दिन आएगा। नहीं, आपने तो, मैंने जो बात सुझाव दिया था, आपने तो मुझे मसाला दे दिया कि मैं सुझाव का थोड़ा विस्तार कर दूं। जी। देखिए, इन लोगों को चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश में जो मांसाहारी भोजन है, मांसाहारी आहार है, उसको प्रतिबंधित कर दें अरे और शराबबंदी घोषित कर दें। गुजरात, बहुत से, बिहार में शराबबंदी है, गुजरात में शराबबंदी है, मोदी जी तो वहीं से आते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी की हुई है, बंसी लाल ने हरियाणा में शराबबंदी की थी। तो ये लोग शराबबंदी करते हैं उत्तर प्रदेश में। मुझे उन लोगों की कोई चिंता नहीं है जो मद्य प्रेमी है या मांसाहार प्रेमी है, मुझे लोगों की कोई चिंता नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो जिस राह पे योगी जी चलना चाहते हैं, उसके ऊपर जम के चलें, घोषित रूप से चलें और पूरे उत्तर प्रदेश को चलाएं। अबे जी, बकरीद पे बड़े-बड़े कमेंट आए, जानवरों को मार के और वो करते हो, इस तरह कमेंट हर बार आते हैं बकरीद पे। तो मैंने उस दिन लिखा था कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मटन भी खाता हूँ, मैं चिकन भी खाता हूँ, मैं तो बड़े का भी खा लूँगा कबाब, अगर बढ़िया मिलेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, छोटे-बड़े का कुछ वो नहीं करता। फिर मैंने लिखा कि मैं जितने लोगों को जानता हूँ और खास तौर से जितने ब्राह्मणों को जानता हूँ, मेरे मित्रों में ब्राह्मणों में 90% मांसाहारी हैं। मैं कलकत्ता में गया, देवी माँ के आश्रम में गया, सबसे बड़ा सिद्धपीठ जहाँ रामकृष्ण परमहंस जी आराधना करते थे, वहाँ 2 खूंटे लगे थे, एक में बकरे की बलि दी जाती है, एक में भैंसे की बलि दी जाती है, प्रसाद में मिलता है। कामाख्या देवी पे लगातार बकरे कटते रहते हैं। तो मांसाहार तो मुझे नहीं लगता कि कहीं वर्णन है कि मांसाहार पाप है। आप ऐसी बात करके जैसे बढ़िया नहीं, मटन प्रेमी, देखिए योगी जी जो हैं वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। वहाँ तो खूब खाया जाता है। हाँ, योगी जी उत्तराखंड के रहने वाले। उत्तराखंड में तो ब्राह्मण राजपूत जाति के हैं। उत्तराखंड के राजपूत और ब्राह्मण दोनों मांसाहारी होते हैं, अनिवार्यता।
हाँ, वहाँ तो खाते ही खाते घर हैं। की महिलाएं भी मांसाहारी होती हैं, वहां पे ऐसी बात नहीं है। बहुत से घरों में ऐसा मिल जाएगा कि महिलाएं मांस बना देती हैं, पुरुष खाते हैं, वो खुद शाकाहारी होती हैं। आमतौर पर उत्तराखंड में स्त्रियां पुरुष सब लोग मांसाहारी हैं। जो वहाँ तो दोनों शराब ऊंची भी जातियां हैं देश की, दोनों शराब भी मांसाहारी होते हैं। इसी शराब तरह भी पी उत्तर प्रदेश का जो राजपूत समाज है, वो बहुत बड़े पैमाने पर शौक से मांस खाता है, शौक से। हाँ, नवरात्रि में भी बलि दी जाती है, आप नवरात्रि में। हाँ, आप केवल नवरात्रि 365 दिन मांसाहार होता है। तो ये फिर गलत हो गया मामला। योगी जी पूजा पाठ वाले हैं, उनको लगा होगा कि मैं सात्विक हूँ, मैं पूजा पाठ वाला हूँ, सब ऐसे हो जाएंगे, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाई देखिए, जो व्यक्ति सात्विक है उसको वाणी भी उसकी सात्विक होनी चाहिए। हाँ, ये बात है, भाई संतों ऐसा को क्यों है कि योगी जी सात्विक हैं और लगातार मौखिक हिंसा करते रहते हैं? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा ना खोए, दोरों को दूजों को शीतल करे, मन भी खुश शीतल हो। थोड़ी बहुत लाइन गड़बड़ होगी, लेकिन भाव यही है कि ऐसी वाणी बोलिए जो दूसरों को बुरा न लगे, आप भी शीतल हो जाएं और दूसरे भी शीतल हो जाएं, खुश करिए। और वो एक बहुत अच्छी लाइन है, कौन सी बात कब और कहाँ कही जाती है, ये बात अच्छी हो तो हर बात सुनी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आज आपने बहुत बढ़िया चर्चा करी, धन्यवाद, शुक्रिया। ये थे अभय दुबे जी, और कितने तर्कों के साथ इन्होंने अपनी बात कही। बताइए कौन सी बात इसमें गलत है? मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने ये गलत कहा। ब्राह्मण मेरे सारे दोस्त ब्राह्मण मांस खाते हैं, तो क्या ब्राह्मण रहेंगे नहीं क्या? अब मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, लोग कहते तुम्हारे कर्म ही ब्राह्मण नहीं है, तुम सब जातियों की समानता की बात करते हो, तो मैं मरते मर जाऊंगा। मेरे लिए तब भी पिछड़े दलित मुसलमान सब ब्राह्मण जैसे ही हैं। मेरे लिए कोई किसी व्यक्ति में भेद नहीं है। मुझे लगता है हर व्यक्ति ईश्वर का बनाया हुआ है, बराबर के भाव का बनाया हुआ है। तो अब मैं अगर ऐसा हूं तो क्यों हूं, या तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि मेरी मानसिकता ही ऐसी है। आप बताइएगा अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो, सही कहा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।